हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आईपीएल का सीजन शुरू हो गया मतलब शुरू होने वाला है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो आईपीएल के 2 महीने होते हैं ये बहुत ही अच्छे निकलते हैं। आईपीएल मुझे लगता है कि जब से शुरू हुआ है 2008 से, ये इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज हुई है। ये जो 2 महीने होते हैं ना, इसमें अलग ही यूफोरिया होता है। मेरे ख्याल से इस बारे में तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। यही एक ऐसा है जबकि हम सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो सारे अलग अलग टीमों में बढ़ जाते हैं। कोई दिल्ली का फैन है तो कोई सीएसके का फैन है, कोई मुंबई का फैन है, कोई विराट कोहली तो कोई रोहित शर्मा, और ये देखने में बड़ा मजा आता है। जब आईपीएल का ऑक्शन इस बार दिसंबर में हुआ तो उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप आईपीएल के ऑक्शन की एनालिसिस क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा कि अरे अभी ये सब दुनिया भर के लोगों को कर लेने दो, और जब आईपीएल शुरू होने वाला होगा तब हम एनालाइज करेंगे। और सिर्फ ऑक्शन को ही एनालाइज नहीं करेंगे बल्कि हम सारी टीमों को भी एनालाइज करेंगे कि इन लोगों ने क्या किया, क्या इनका टीम कॉम्पोजिशन है, क्या इनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, और क्या क्या इन लोगों ने गलतियां की हैं, क्या क्या हिस्टोरिकली इन लोगों ने गलतियां की हैं। ये सब कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं सारी 10 टीमों की एनालिसिस करूंगा और एक एक दिन में एक एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स करेंगे, आप बताएंगे कि आपको इस एनालिसिस कैसा लगा, और कमी रही या क्या आप और सुनना चाहते हैं, तो फिर हम उसके बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये आईपीएल के एनालिसिस जो है ये करेंगे कैसे। तो इसमें मेरा एक आइडिया ये था कि हम आईपीएल 2023 जो हुआ था उसमें जो टीम्स की स्टैंडिंग्स थी उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। मतलब किस टीम की पहले करनी है, किस टीम की बाद में। तो मुझे लगता है कि जो आईपीएल 2023 में जो टीम सबसे आखिरी नंबर पे आई थी उसकी हम एनालिसिस से शुरुआत करेंगे और नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग भी इस बात पे एग्री करेंगे कि दिस मेक सेंस, क्योंकि अच्छी टीमों की जो टॉप में ज्यादातर रही हैं उनकी एनालिसिस पहले करने के बाद थोड़ा सा एंथुजियाज्म कम होता चला जाता है। तो हम भी इस तरह से करेंगे एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आईपीएल की जो 2023 की जो लीग टेबल की जो स्टैंडिंग थी, तो उसके हिसाब से हम अगर ये देखें तो ये देखिए आपके सामने ये जो लीग टेबल जो पोजीशन है उसमें गुजरात टाइटंस पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे नंबर पे, मुंबई इंडियंस चौथे पे, राजस्थान रॉयल्स पांचवा, आरसीबी छठा, सातवां केकेआर, आठवां पंजाब किंग्स, नौवीं दिल्ली कैपिटल्स और 10वीं सनराइजर्स हैदराबाद। तो हम अपने आईपीएल की जो टीम्स की एनालिसिस है वो सनराइजर्स हैदराबाद से शुरू करते हैं क्योंकि वो 10वें नंबर पे थी। मुझे लगता है कि आपको इस एनालिसिस में मजा आएगा और हम डिस्कस भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो देखिए, टीम आपके सामने है और इसमें मुझे लगता है कि ये एक्चुअली मिनी ऑक्शन था। मिनी ऑक्शन में जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत सारी लॉटरी लग जाती है, जैसा कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के साथ हुआ, और वो उसके बारे में भी बहुत सारा डिबेट हुआ था कि ये इसमें कुछ करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस मिल जाती हैं कई प्लेयर्स को। खैर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो डिबेट, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बारे में भी बात करने का कोई फायदा नहीं है कि किसका पर्स कितना था और कितने पैसे उनके पास बचे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अलग ही बात है। तो अभी देखिए आप, ये जो आपके पास सनराइजर्स हैदराबाद की आपके सामने जो टीम है, इसमें इन लोगों ने पुराने जो प्लेयर्स हैं वो कितने रिटेन्ड हैं इसमें से। तो उसमें है एक वॉशिंगटन सुंदर, उपेंद्र यादव, उमरान मलिक, टी नटराजन, सनवीर सिंह, राहुल त्रिपाठी, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक मार्कंडे, मयंक अग्रवाल, मार्को येंसन, एनरिक क्लासेन, ग्लेन फिलिप्स, फजल फारूकी, भुवनेश्वर कुमार, अनमोल प्रीत सिंह और एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद। और इन्होंने नए प्लेयर्स कौन कौन से लिए? तो नए प्लेयर्स में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने लिए हैं वो है ट्रेविस हेड और वनेंदु हसरंगा। वनेंदु हसरंगा इनको तो खैर बहुत ही कम प्राइस में मिल गया, मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है। इसको आरसीबी ने 8-10 करोड़ रुपए दे के खरीदा था 2-3 साल पहले,
और इस बार इनको वो बेस प्राइस पे मिल गया 1.5 करोड़ में। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि इस आईपीएल की सबसे ज्यादा चीपेस्ट बाय रही है, क्योंकि वनेंदु हसरंगा अगर वो फिट रहता है तो वो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। हालांकि उसने आईपीएल में कुछ ज्यादा किया नहीं है, लेकिन वो कभी भी कर सकता है। और जिस तरह की हैदराबाद की विकेट है उस पे मुझे लगता है कि वो उसको काफी फायदा होगा। देखिए, वनेंदु हसरंगा के परफॉर्म ना करने का बहुत बड़ा रीजन था कि वो आरसीबी में था। अब आरसीबी में चिन्नास्वामी स्टेडियम तो बॉलर्स के लिए बिल्कुल वो तो ग्रेवयार्ड है, तो इस वजह से वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया और फिर वो बाद में अनफिट भी हो गया था। मतलब हालत तो ये हो गई कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि उसको तो टीम से भी निकाल दिया। ये उनको सोचना चाहिए था आरसीबी को। खैर, आरसीबी अगर सोचते तो उनकी इतनी खराब हालत आज तक नहीं होती। खैर, आरसीबी की बात हम बाद में करेंगे जब आरसीबी का नंबर आएगा। तो इस तरह से ये इनकी टीम है। फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के टोटल 25 इन लोगों के प्लेयर्स हैं, जिसमें से 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो एक्विजिशन रहा वो रहा ट्रेविस हेड का, जो मतलब इन लोगों को मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड कप में जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही है उसके बाद इनको काफी सस्ता मिल गया। 6.8 करोड़ रुपए में जो मिला है, ये ट्रेविस हेड के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्राइस नहीं है। मुझे लगता है कि इसको भी 10-12 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए था। और ये परफॉर्म करेगा अगर ये खेलने आता है तो, और जो कि मुझे लगता है कि आएगा भी, क्योंकि अब ये इस आईपीएल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड T20 कप जो है उसके जस्ट पहले होने वाला है। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें जो हैं वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को बिल्कुल फोर्स करेंगी कि तुम जाके आईपीएल जरूर खेलो। हालांकि उसमें से वो इंग्लैंड का एक अपना नया ही बिल्कुल हिसाब किताब रहता है कि वो इसी चक्कर में रहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हमारे प्लेयर्स तो घर पे ही रहेंगे और आईपीएल में जाके कहीं अनफिट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो बात की बात है। लेकिन आप देखिए, इन लोगों ने पैट कमिंस के ऊपर अपना पर्स फाड़ दिया 20.5 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद वनेंदु हसरंगा इनको काफी सस्ता मिल गया। ट्रेविस हेड के ऊपर तो जैसा हमने डिस्कस किया 6.8 करोड़ दिए इन्होंने। आकाश सिंह जो सीएसके में था, लेफ्ट हैंडर बॉलर, वो उसको 20 लाख रुपए में ले लिया इन्होंने। अब पता नहीं सीएसके ने उसको क्यों निकाला। फिर वो एक जाटवेद सुब्रमण्यन, वो उसको 20 लाख रुपए में लिया है। ये इन लोगों ने पागलों की तरह मतलब आउटबिड किया पैट कमिंस के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आए। सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैनेजमेंट है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेंकटेश प्रसाद, ये अपना ये वीवीएस लक्ष्मण या अपना ब्रायन लारा, ये लोग तो कुछ मुझे लगता है कि करते ही नहीं। क्योंकि ये मुझे तो ये मैचेस में भी कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं। इनकी टीम जिस तरह से परफॉर्म करती है, जिस तरह के गलत डिसीजंस ये लोग लेते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये वीवीएस लक्ष्मण और ब्रायन लारा इस टीम के पीछे हैं। मतलब किस तरह से ये लोग पिछले 2-3 सालों से तो कैसे खेल रही है इनकी टीम, समझ में नहीं आता। एक तो वो अब्दुल समद को इन्होंने इतना बड़ा प्लेयर बना के रखा हुआ है कि तुमने उसको रिटेन किया है तो 4 करोड़ रुपए देके। पहले अभी 1-2 साल पहले की बात है जब इन्होंने इसको रिटेन किया था। मतलब हम तो ताज्जुब में पड़ गए थे कि इनको अब्दुल समद ही मिला रिटेन करने के लिए। खैर चलो ठीक है, आपने कर लिया रिटेन, लेकिन उसके बाद वो बैटिंग वही 6, 7, 8वें नंबर पे ही करता है। तो फिर फायदा क्या है? आपने इतने पैसे देके किसी प्लेयर को रिटेन किया तो कम से कम आप उसको ऊपर बैटिंग करने भेजो। अब इस ऑक्शन में भी इन्होंने क्या गड़बड़ की है कि यहाँ पे भी आपने देखी ट्रेविस हेड को ले लिया, और इनके पास और कौन कौन है, मयंक अग्रवाल है, अभिषेक शर्मा है, अनमोलप्रीत सिंह है, उसके बाद एडन मार्करम है, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, सबको ही है। अब आप अब्दुल समद को फिर कहाँ बैटिंग कराओगे? फिर उसके बाद ठीक है, मैंने मान लिया कि आप बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स को नहीं खिला सकते हो, लेकिन मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, अगर ये लोग फिट हैं, फिर उसके बाद आप डेफिनेटली एडन मार्करम को खिलाओगे, क्लासन को खिलाओगे, ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे। आप अब्दुल समद को किधर बैटिंग कराओगे? आपके पास किधर है, आपके पास स्लॉट किधर है? तो अल्टीमेटली वो पीछे ही। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन प्लेयर अवेलेबल नहीं है, अनफिट हो जाता है, कुछ हो जाता है, और अगर अब्दुल समद को भी कुछ अगर फिटनेस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास उसका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की ये क्या क्या ऑक्शन की स्ट्रेटेजी है, टीम किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि मार्को येंसन जो इनका, अब ये देखिए आप, अगर हम टोटल ही टीम का अगर एनालिसिस करें तो ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल,
अभिषेक शर्मा, अनमोल प्रीत सिंह, मिडिल ऑर्डर में एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, क्लासेन, उपेंद्र यादव, और फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में मार्को येंसन, वाशिंगटन सुंदर, संगवीर सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और शाहबाज अहमद। तो अब वाशिंगटन सुंदर को तो इनको खिलाना पड़ेगा, खिलाना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर वो फिट है तो उसको इनको हमेशा ही खिलाना चाहिए। और फिर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें पैट कमिंस। अब पैट कमिंस को आपने 20.5 करोड़ रुपए दे के लिया है तो आपको तो उसको सारे मैचेस खिलाने ही पड़ेंगे, खिलाने भी चाहिए। फिर भुवनेश्वर कुमार, फजल फारूकी, टी नटराजन, उमरान मलिक, जयदेव उनादकट और आकाश सिंह। अब स्पिनर्स में वनिंदु हसरंगा, मयंक मार्कंडे और जाटवेद सुब्रमण्यन, ये इनका टीम का कॉम्पोजिशन है। तो अब इसको अगर हम ये हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी आगे, तो हालांकि देखिए T20 एक ऐसा गेम होता है कि इसमें कोई भी टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी ऑन अ गिवन डे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन टीम ओवरऑल टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करेगी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर इस चीज का होता है कि वो टीम का मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है और उनका कप्तान कैसा है। तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे पिछले टूर्नामेंट में ही आपने देखा होगा कि इन्होंने उमरान मलिक को खिलाया ही नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपने वो इतना, मतलब 150 की स्पीड पे बॉल फेंकने वाला प्लेयर है, आप उसको खिला क्यों नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मतलब जैसे दबी दबी जबान में कुछ ये बातें भी आ रही थी, डिसिप्लिनरी उसका कुछ मतलब प्रॉब्लम है, होगा कुछ ऐसा, का एटीट्यूड ठीक नहीं है या कुछ, मतलब मुझे पक्का पता नहीं है इस बारे में, लेकिन कुछ दबी जबान में ऐसी बातें चल रही थी। क्योंकि एक बार एक मैच में मैच हारने के बाद मार्करम से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा भी था कमेंटेटर ने कि भैया आप लोग उमरान मलिक को क्यों नहीं खिला रहे, तो वो ये पट्टा कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि वो क्यों नहीं है टीम में। मतलब वो कप्तान है और खुद ही कह रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कुछ उल्टे, मतलब टीम मैनेजमेंट सिलेक्ट कर रहा है। तो अब वो मैनेजमेंट में ओनर्स हैं या फिर ये अपने लारा और वीवीएस लक्ष्मण है, कौन है इसका तो मुझे पता नहीं, और इसके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन ये मैनेजमेंट तो खैर ये इनका थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है। लड़की जरूर ऑक्शन में बैठी रहती है और वो हर मैच देखने भी आती है और हर चौके छक्के पे उछलती भी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों में समझ है नहीं ज्यादा। खैर समझ होती तो ये डेविड वार्नर के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करते जैसा इन लोगों ने किया। ये इनको नहीं करना चाहिए था। ये इन्होंने वैसी ही बदतमीजी की थी जो ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, जब ये चेन्नई का वो डिबेकल हुआ था और धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में था और संजीव गोयनका एंड कंपनी ने उसके साथ धोनी के साथ जो मिसबिहेवियर किया था वही इन लोगों ने डेविड वार्नर के साथ किया था। तो ये मैनेजमेंट जो इस तरह से काम करते हैं तो इनकी टीम की इसीलिए हालत खराब रहती है, क्योंकि वहां प्लेयर्स को भरोसा नहीं रहता है कि जब ये वार्नर और धोनी जैसे लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी कर सकते हैं तो बाकी किसी का फिर क्या दिल लगेगा टीम में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या करते हैं। ताज्जुब इस बात पे है कि अगर आपको कुछ उससे प्रॉब्लम थी, आपने उसके फिट होते हुए भी उसको खिलाया नहीं, तो आपने फिर उसको रिटेन क्यों किया? तो आप छोड़ ही देते उसको, लेकिन वो टीम में भी है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है। अब इन सारे प्लेयर्स के साथ अगर हम एसआरएच की प्रोबेबल 11 की अगर बात करें तो आप इसमें ये देखें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स ये कौन कौन से खिलाएंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इनके लिए हो जाता है हेनरिक क्लासेन, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मतलब अब वर्ल्ड कप में सबने हमने परफॉर्मेंस देखी है, उसके बाद पिछले आईपीएल में भी इसने अच्छी खासी फोड़ाफाड़ी की थी। तो ये तो मतलब हेनरिक क्लासेन तो पक्का ही है एज विकेट कीपर एंड एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और फिर उसके बाद मार्को येंसन एज एन ऑलराउंडर, वो उसकी भी जगह पक्की है, उसको ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पिछले साल भी और वर्ल्ड कप में भी। तो ये दो पक्के हो गए। तीसरा फिर होता है वनिंदु हसरंगा, क्योंकि वनिंदु हसरंगा अभी भी उसने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग भी की और बॉलिंग तो वो अच्छी करता ही है। तो ये तीन हो गए। उसके बाद चौथा आपका मुझे लगता है कि पैट कमिंस को इनको खिलाना ही पड़ेगा। अब पैट कमिंस को खिला लिया
तो फिर ये ट्रेविस हेड को कैसे खिलाएंगे? तो ट्रेविस हेड को जबकि ट्रेविस हेड को बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ट्रेविस हेड जिस तरह का बैट्समैन है, वो अगर ये देखिए पूरे 14 मैच ट्रेविस हेड को खिलाएंगे तो कम से कम 3 मैच तो वो 3 से 4 मैच वो सिर्फ अपनी बैटिंग से इनको जिता देगा। कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मार्को येंसन, हेनरिक क्लासेन, वनिंदु हसरंगा, एडन मार्करम का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, जबकि वो भी अपने दिन में वो भी अच्छी पिटाई कर देता है और वो बॉलिंग का भी ऑप्शन देता है। ही प्लेज एज एन ऑलराउंडर। तो और जिस तरह से हैदराबाद की विकेट्स हैं तो वो बहुत ज्यादा हैंडी हो सकता है। तो इनके सामने 11 बनाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि 20.5 करोड़ रुपए देके पैट कमिंस को ना खिलाएं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इनको बैटिंग चाहिए। अब बैटिंग में मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने अगर गड़बड़ की, उनका फॉर्म कुछ गड़बड़ हुआ या फिटनेस का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर इनको ट्रेविस हेड को लेना पड़ेगा। और ट्रेविस हेड को लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब हसरंगा को छोड़ें कि एडन मार्करम को छोड़ें। एडन मार्करम तो कप्तान है, कप्तान को कैसे छोड़ोगे आप? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फ्रेंचाइजीज ये करते हैं कि ये फॉरेनर को ये कप्तान जो बना देते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, एक स्लॉट तो फिक्स ही हो गया। अब आपके पास ओवरसीज के बचे सिर्फ 3, और उसमें से भी अगर मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता वो कप्तान की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाए, फिर तो ये कहीं के नहीं रहते। तो ये देखिए अब ये इनको कौन समझाएगा? ये इनको 16 साल हो गए आईपीएल खेलते हुए, अभी तक इनको ये समझ में नहीं आया कि ओवरसीज प्लेयर को कभी कप्तान नहीं बनाना है। क्या फायदा होगा? ठीक है, अब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ये मुझे लगता है कि पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, वनिंदु हसरंगा, मार्को येंसन, क्लासेन, ये प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कौन किसको खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे। तो अब देखते हैं ये लोग किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। और ये इनके साथ प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी भी हो जाएगी, हो ही रही है। अब ये तो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि मतलब गिवन अ चॉइस तो हम और आप तो अपनी टीम में इन सबको ही खिलाना चाहेंगे लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। अब ये गुत्थी कैसे सुलझाएंगे ये देखना है इनको। फिर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका पैट कमिंस की वजह से थोड़ा ठीक हो गया है। अब उमरान मलिक को ये ठीक से यूज करते नहीं है। नटराजन ठीक ठाक ही काम करता है। वो मतलब उसके साथ तो ये है कि कहा जाता है कि वो तो बस सिर्फ 2 महीने क्रिकेट खेलता है आईपीएल के, बाकी तो वो घर चला जाता है। पता नहीं वो अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाता है या दूध की डेयरी खोल रखी है उसने, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा हाल है। लेकिन वो जो भी है वो आईपीएल में तो बेचारा ठीक ठाक ही करता है, तो मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं है। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में भी इनके पास ठीक ठाक स्पिनर है। हसरंगा, मयंक मार्कंडे और वो जाटवेद सुब्रमण्यन का मुझे पता नहीं है ज्यादा, तो फ्रेंकली मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ आपसे। पेपर पे तो देखिए सनराइजर्स हैदराबाद एक ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव एक टीम लगती है, लेकिन अब ये है कि ये किस तरह से ये टीम सेलेक्ट करेंगे और क्या इनकी अप्रोच होगी खेलने की। मुझे लगता है कि मतलब इनके पास यही एक ऑप्शन है कि शुरुआत में ये ट्रेविस हेड को ना खिलाएं और अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल इन दोनों को बोलें। हालांकि अभिषेक शर्मा तो अच्छा खेलता आया है, पिछले 2-3 सीजन से काफी अच्छा खेल रहा है, काफी फास्ट भी खेलता है और फिर वो बॉलिंग का ऑप्शन भी देता है। अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल दोनों को बोले कि तुम पहली बॉल से जाके फोड़ना शुरू करो, फोड़ना फाड़ना शुरू करो। अगर करते रहोगे जब तक तब तक तो खेलते रहोगे। और जहां 1-2 मैच गड़बड़ हुए इनमें से एक को बाहर करके फिर इनको ट्रेविस हेड को अंदर लाना पड़ेगा। और ये इसलिए ही करना पड़ेगा इनको क्योंकि इनके पास है प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी ओवरसीज प्लेयर्स की वजह से ट्रेविस हेड को शुरू में इनको बाहर बिठाना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेविस हेड को पहले ले लेंगे तो फिर नीचे प्रॉब्लम आ जाएगी मिडिल ऑर्डर में भी और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मतलब स्पिन में भी आएगी और फास्ट में भी आएगी, क्योंकि पैट कमिंस और वनिंदु हसरंगा ये दोनों ओवरसीज हैं। अब इसमें से किसको खिलाएं? क्योंकि क्लासेन को ना खिलाना इनकी बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे लगता है कि क्लासेन को तो इन्हें खिलाना ही पड़ेगा। क्लासेन जैसे बैट्समैन को ये नहीं छोड़ सकते, वो भी T20 में। और मतलब वो तो उस जैसा बैट्समैन तो बहुत मुश्किल है उसको बाहर बिठाना। क्लासेन इज 100% श्योरिटी। तो उसके अलावा बाकी आप
ओवरसीज प्लेयर्स में आप कुछ भी करते रहो, इधर से उधर ऊपर नीचे करो, लेकिन क्लासन इज फिक्स्ड। तो आप देखते हैं कि ये क्या करते हैं और ऊपर से मैनेजमेंट इनका क्या करता है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मैनेजमेंट का जलवा हम देख चुके हैं, और ये जो लारा और वीवीएस लक्ष्मण, ये इनको भी हम देखते चले आ रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण तो वो बहुत ही मतलब शुरुआत से ही उनके साथ है और शुरुआत से ही वो कुछ करता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके होते हुए भी कोई परफॉर्मेंस तो कुछ सुधर नहीं रही है एसआरएच की। तो इसीलिए मुझे तो ये लगता है कि जब 2016 में वो जीते भी थे तब भी इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, बस वो जगह भरने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वो हैदराबाद का है इस वजह से। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हिस्टोरिकली इन लोगों ने क्यों गड़बड़ की है, तो मुझे लगता है कि वो इनकी बैटिंग डेप्थ की वजह से ही उनको प्रॉब्लम रही है हमेशा। जब देखिए डेविड वार्नर और वो बेयरस्टो इनके साथ थे, फिर उसके बाद उस टाइम शिखर धवन भी था, तो ये 3 बैट्समैन तो थे, तो ये इसकी वजह से ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी। फिर लेकिन पीछे से कोई नहीं होता था। अब केन विलियमसन होता था, लेकिन उसकी ज्यादातर तो बैटिंग ही नहीं आती थी, और जब कभी ऊपर वाले फेल हो जाते थे तो नीचे फिर कोई नहीं था। तो ये हालत थी इनकी। ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर इनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हमेशा पहले वार्नर और केन विलियमसन पे थी। अब यहां पे देख लीजिए इनकी टीम में क्या सारे जो भी अभी ओवरसीज प्लेयर्स हमने डिस्कस किए, सारे टॉप क्लास के परफॉर्मर्स हैं, तो उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इंडियन प्लेयर्स है नहीं। इंडियन प्लेयर्स में मतलब अब मयंक अग्रवाल बेचारे की पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई है पिछले कुछ टाइम से, उसका तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है उससे। और बीच में तो वो मनीष द पांडे, उन्होंने काफी मिडिल ऑर्डर का कबाड़ा किया एसआरएच का, वो भी बेचारा, मुझे लगता है अब तो रिटायरमेंट ही लेना पड़ेगा उसको, या पता नहीं ले लिया या नहीं लिया, मुझे तो मालूम नहीं है। और इंजरीज वगैरह का कंसर्न रहता है, तो वो तो खैर हर टीम के साथ रहता है, और यही है। अब राइट बैलेंस इनको ढूंढना बहुत जरूरी है ओवरसीज और इंडियन प्लेयर्स में। और फिर दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का जो सबूत दिया है एडन मार्करम को कप्तान बना के, और उसके पहले जब ये वार्नर के साथ मिसबिहेव किया, फिर केन विलियमसन को ये रिटेन नहीं कर पाए, और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इनका। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब रिटेन, खैर केन विलियमसन के साथ तो वो फिटनेस वाली भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से अब उस बारे में तो कुछ कहना बेकार है। लेकिन ये एसआरएच का मुझे सबसे बड़ा चक्कर जो है वो मैनेजमेंट का है। बाकी तो प्लेयर्स तो देखिए सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट कप्तान और मैनेजमेंट जो है वो नॉन इंटरफेयरिंग हो तो अच्छा रहता है। बाकी तो फिर आपको पता ही है कि क्या हाल होता है। तो चलिए, ये थी हमारी एसआरएच की एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो पिछले आईपीएल में 9वें नंबर पे टीम आई थी, दिल्ली कैपिटल्स। तो चलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप बताइए आपको कैसी लगी एनालिसिस, और क्या एसआरएच और कर सकते थे कुछ, या फिर आपको लगता है कि ओवरसीज प्लेयर्स का इनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन से टॉप 4 ओवरसीज प्लेयर्स इनकी 11 में होने चाहिए। I look forward to hearing from you. I'm Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.